बिजनेस पर्सपेक्टिव से इंडिया बेटर है कि अब्रॉड बेटर है? दुबई की बात करें, कतर की बात करें। कि जिन्होंने इंडिया में बिजनेस कर लिया हम्म और सक्सेसफुली कर लिया हम्म वो दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं, क्योंकि जितना कंपटीशन यहाँ पे है, जितनी डिफिकल्टीज यहाँ पे है। ठीक है, आप बताएं, आप आज पॉडकास्ट देख रहे हैं, 2 साल पहले कौन देखता था? अच्छा, गल्फ में जॉब्स के क्या पर्सपेक्टिव है? उस कैलकुलेशन से आप जाएंगे तो अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग रह रहे हैं तो यहाँ 5 से 7 8 करोड़ लोग हैं जो सिर्फ वहां जाने की कोशिश में लगे हैं। नेटवर्क हम्म, वर्सेस हम्म, नेटवर्थ हम्म। में क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नेटवर्क अगर आपका नहीं है ना, और आप बिजनेस कर रहे हो, आपने नेटवर्क ही नहीं बनाया हुआ है, तो वो डिफिकल्टीज तो आप फेस करोगे और बनाना ही पड़ेगा। बिजनेस पर्सपेक्टिव से इंडिया बेटर है कि अब्रॉड बेटर है? दुबई की बात करें, कतर की बात करें। देखिए, मेरा जो अपना मानना ये है कि किसी भी मार्केट में आप होता है, जब तक आपको पास मार्केट की नॉलेज ना हो तब तक आप ये बेटर कौन है ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने दुबई की मार्केट में काम ही नहीं किया है ना, या मैं मिडिल ईस्ट की या किसी भी बड़ी कंट्री की मार्केट में मैंने उनके ऑडियंस को, उनके कस्टमर को मैंने समझा ही नहीं, तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। मैं लेकिन इतना ज़रूर बता दूंगा कि जिन्होंने इंडिया में बिजनेस कर लिया हम्म और सक्सेसफुली कर लिया हम्म वो दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जितना कंपटीशन यहाँ पे है, जितनी डिफिकल्टीज यहाँ पे है, हम्म ठीक है, और जितना माइंड चेंज होता है कस्टमर का यहाँ पे, है हम्म ना, सेम कस्टमर, आप बताएं, आप आज पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम्म 2 साल पहले कौन देखता था? सही बात। और आपको क्या लगता है 2 साल के बाद भी ये देखा जाएगा? हम्म राइट। व्यूअर्स तो सेम है, व्यूअर्स ट्रेंड चेंज हो सकता है। ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह से बिजनेस में भी हो रहा है सर, है ना, बिजनेस भी हो रहा है। आज आप आपके लिए लग्जरी कार या कार होना इम्पोर्टेंट हो गया है। आप चले जाएं 20 साल पहले, एक आम आदमी के लाइफ में, मिडिल क्लास लोगों के लाइफ में स्कूटर होना बजाज का बहुत इंपॉर्टेंट होता था। राइट। इसी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, जिसके दरवाजे पे स्कूटर है वो ठीक ठाक सा मिडिल क्लास आदमी है। बिल्कुल। राइट। आज जब तक आपके दरवाजे पे एक छोटी सी कार नहीं लगी, आप ठीक ठाक से मिडिल क्लास नहीं हो, आप लोअर मिडिल क्लास हो। बिल्कुल। तो आप चेंज तो होगा सर। तो इस मार्केट में अगर आप बने हुए हो और इस मार्केट में आपने अपने आप को सक्सेसफुली सस्टेन कर लिया, जैसे आपने 5 साल 7 साल बोला है, तो फिर मुझे लगता है आप दुनिया के किसी भी मार्केट में कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है और किसी भी मार्केट में इतना उतार चढ़ाव है जितना इंडिया के मार्केट में। भाई 150 करोड़ की आबादी है सर, हर लोग क्रिएटिव है, हर कोई अपने बिजनेस को लेके आ रहा है। जितने लोग आएंगे उतना आपके लिए कंपटीशन बढ़ेगा, जितना कंपटीशन बढ़ेगा आप सस्टेन करने के लिए उतना सीखोगे, जितना सीखोगे उतने स्किलफुल हो जाओगे। तो फिर उस हिसाब से आप जब दूसरी कंट्री या कहीं भी जाओगे, वहाँ के अगर मार्केट को आपने समझ लिया और यहाँ के स्किल को अप्लाई किया तो आपका सक्सेस होना। अच्छा, गल्फ में जॉब्स के क्या पर्सपेक्टिव है? सर, गल्फ का जो जहाँ तक मामला है, मिडिल ईस्ट, गल्फ मतलब जितने 5 7 कंट्रीज है, मैं कुछ नंबर्स आपको बताऊंगा, शायद आप इस बहुत सरप्राइज होंगे। अ, हिंदुस्तान से तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ लोग मिडिल ईस्ट में, जॉब मिडिल ईस्ट में, मैं कनाडा, बाकी यूरोप यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ। मिडिल ईस्ट में जो जहाँ पे लोग जॉब के लिए जाते हैं वो 5 से 6 कंट्री है। सऊदी अरबिया, यूएई, जहाँ पे दुबई आ जाता है एक स्टेट, उसके बाद बहरीन, कतर, कुवैत एंड एक और ओमान। ये 6 कंट्री है। इस 6 कंट्री में जो इंडियन लोग रहते हैं वो तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। और ये 1.5 करोड़ लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ कम से कम 7x 10x लोग अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल है कि अगर आपके पास एक जॉब ओपनिंग है, 5 लोग पीछे वेटिंग में है। राइट। उस कैलकुलेशन से आप जाएंगे तो अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग रह रहे हैं तो यहाँ 5 से 7 8 करोड़ लोग हैं जो सिर्फ वहां जाने की कोशिश में लगे हैं राइट। कि मुझे वहां ओपनिंग मिल जाए। खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनका उनकी फैमिली का, बहुत सारी ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी है जिसका पिछले 22 साल से 25 साल से गल्फ से ही पैसा आता है और यहाँ फैमिली चलती है। करेक्ट। क्योंकि फैमिली का एक मेंबर वहाँ कमा रहा है और यहाँ के बाकी 5 लोग खा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। और इस मार्केट की अच्छी बात यह है कि 2 साल में चेंज हो जाता है, क्योंकि जितने लोग जॉब करने जाते हैं 80% लोग 22 महीने का उनका एग्रीमेंट होता है, अच्छा। तो वो रिटर्न आ जाते हैं। तो फिर उनकी मुशक्कत जो है, उनका डिफिकल्ट, वो फिर से जॉब ढूंढने का जो ये है प्रोसेस है, वो फिर 22 महीने के बाद 24 महीने के बाद शुरू हो जाता है।
जबकि ये यहाँ पे नहीं है, हाँ। इंडिया में कम है, एक-एक लोग 10-10 साल एक कंपनी, वहाँ पे भी लोग निकालते हैं, लेकिन वो एग्रीमेंट जो है एटलीस्ट वो तो 2 साल का ही होता है। अच्छा। 22 महीने का होता है, 24 महीने का एग्रीमेंट होता है, 22 महीने आपको काम करना है, 2 महीने का वो पेड लीव देते हैं, यू कैन गो बैक। इस तरह का कुछ एग्रीमेंट होता है। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें नो डाउट सर। और लेकिन इस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ये है कि चूँकि लैंग्वेज बैरियर है, कंट्री दूसरी है, तो एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर का कनेक्शन ईज़ी नहीं है। ओके। और उसमें मिडलमैन जो कंसल्टेंट कंपनीज़ हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसको हम लोग मैन पावर ऑफिसेज़ कहते हैं। वो इंडिया में बहुत सारी ऑफिसेज़ हैं और वो मेन रोल प्ले करती हैं। उस ऑफिसेज़ में कुछ ऑफिसेज़ ऐसी हैं, कुछ 3-4 हज़ार ऑफिसेज़ ऐसी हैं जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़्ड किया है, जिसने गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिए। तो उस लाइसेंस के बदले में गवर्नमेंट ने उनसे मोटा पैसा डिपॉज़िट रखवाया है कि आप कुछ मैनिपुलेशन मत करो हाँ। या कुछ चीटिंग नहीं करो, है ना? कुछ स्कैम नहीं करो। लेकिन वो लिमिटेड कंपनीज़ हैं, 3,000, 4,000, 5,000 ही हैं वैसी कंपनी। लेकिन मार्केट में ये काम करने वाले पचासों हज़ार लोग हैं। राइट। तो लोग जो बेचारे हैं, जो ब्लू ब्लू कॉलर लोग हैं खास करके, वो चीटिंग का शिकार हो हाँ। जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है एम्प्लॉयर से तो मिल ही नहीं सकते। राइट। अब एम्प्लॉयर से तो मिलना ही मुश्किल है, राइट। क्योंकि मिल के भी क्या करोगे, उनको लैंग्वेज नहीं आती है, राइट। ठीक है? एम्प्लॉयर आउट ऑफ कंट्री बैठा है, आप यहाँ बैठे हो, तो आप तो उससे मिल ही नहीं सकते। दूसरा, कंसल्टिंग कंपनीज़ आ गई, तो जो मेन कंपनीज़ है, जो ऑफिशियल जो ऑर्गेनाइज़ है, जो गवर्नमेंट ने जिसको रिकॉग्नाइज़ किया है, वो आपके अप्रोच से दूर है ना? तो बीच के जो उसके बाद जो मिडलमैन है, उनके साथ आप कनेक्शन में आते हो, क्योंकि वो आपकी जैसी बातें करते हैं, आपके जैसे दिखते हैं। अब वहाँ पे आप चीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जिस हाँ। प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, jobstone.com, ये हमारा काम ही यही है कि हम इस आदमी को कम से कम एटलीस्ट जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑफिस है, जो स्कैम में नहीं है, वैसी ऑफिसेस, उनसे कम से कम आपको डायरेक्ट कनेक्ट कराएँ। लेटर ऑन में भी आप डायरेक्ट एम्प्लॉय से भी कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन मेरा अभी मेन फंडा ये है कि ये जो 5 करोड़ लोग, 7 करोड़ लोग जो बाहर जाने की कोशिश में हैं, ये अपने एम्प्लॉयर से या अच्छी मैन पावर ऑफिस से डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाएँ और उनसे डायरेक्ट डीलिंग हुए। अच्छा, मेन स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है? अगर हमें दुबई में, कतर या गल्फ कंट्री में किसी में भी हमको जॉब करनी है, तो अ, कौन से ऐसा स्किल्स है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे? फिर इसका फिर मैं आपको जवाब ये दूँगा कि आप मैं कतर की सऊदी की बात करूँ, कतर की बात करूँ और दुबई की बात हुँ। बस। आप अगर आप देखेंगे पिछले 5 से 7 साल में कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है हुँ। ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड, है ना? हम लोग तो अभी जिस कोरोना से निकल उभर ही रहे, निकल हाँ। रहे। लेकिन अगर कोई कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप हुई है तो वो कौन है? आप बताएँ आपके हिसाब से? गल्फ की बात कर रहे हाँ, हैं? नहीं ओवरऑल अब ओवरऑल। जो नाम आता है आपके फर्स्ट नाम आता है, इंडिया? मुझे नहीं लगता है इंडिया उस लेवल पे ग्रो कर रही है। जो देखिए इंडिया ऑलरेडी सेटल्ड कंट्री है। इंडिया कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं थी, नहीं, राइट। है ना? वो अपने आप को 150 करोड़ की आबादी लेकर के उसने सस्टेन कर लिया ना, हुँ। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने कोरोना के टाइम में आपकी इतनी बड़ी आबादी लेकर के आपने मार्केट में सस्टेन कर लिया, अपने आप को हिलने नहीं दिया, आप डूबे नहीं। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी आबादी लेकर के बैठे हो। लेकिन दुबई एक ऐसी कंट्री है, जो आप देखोगे इसने अपनी इकोनॉमी को बढ़ा लिया 5 साल में। जब सारी कंट्रीज़ रिस्ट्रिक्शंस पे काम कर रही थी, उसने अपने बॉर्डर ओपन किए, अपने टूरिज़्म को बढ़ावा दिया। आपको मालूम है दुबई का मेन इनकम सोर्स ऑफ इनकम है टूरिज़्म और अब उनका है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? तो टूरिज़्म को इतना बढ़ा दिया उसी दौर में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सारी वाया फ्लाइट उन्होंने वहाँ से कर दी। डायरेक्ट फ्लाइट बनती तो दुबई की थ्रू वाया फ्लाइट्स कर दी। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी करी, दुबई बहुत बड़ा, ठीक है? कंस्ट्रक्शंस बहुत बड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर वो रियल एस्टेट बूम पे चल रहा है। आप अगर आप 5 साल का ग्रोथ देखोगे रियल एस्टेट में, तो दुबई का ग्रोथ इज़ लाइक एनीथिंग। तो आप जो जो भी कंट्री ग्रो कर रही है, चाहे वो दुबई कर रही हो, चाहे वो अभी सऊदी अरबिया का जो मिशन है, वो बहुत बड़ा मिशन है। इकोनॉमिकली जो वो प्लान कर रहे हैं कि दो 2030 तक उनको ऑयल फ्री हो जाना है। उनकी डिपेंडेंसी
ऑयल से हटा देनी है, अच्छा। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी उनको ऑयल से हटा देनी है, ये उनका विजन है। उस चक्कर में वो बहुत डेवलप कर रहे हैं। अब जो भी कंट्री डेवलप कर रही हो, चाहे वो दुबई हो जाए, चाहे वो सऊदी अरबिया हो जाए, चाहे कोई भी कंट्री, तो वहां पे पैसे, जॉब ओपनिंग कौन सी होगी? सारी जॉब ओपनिंग्स है, ब्लू कलर भी है, आपको आईटी से रिलेटेड बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है आईटी से रिलेटेड। दुबई में चले जाओ, सऊदी अरबिया में चले जाओ, जो भी कंट्रीज डेवलप हो, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब आपको सारी स्किल चाहिए वहाँ पे। जब आप डेवलप कर रहे हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से तो स्किल से डेवलप नहीं करोगे, तो उनको सब चाहिए, उनको सारे लोग चाहिए, सारे स्किलफुल लोग चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक इंडस्ट्री के लोग चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी ओपनिंग्स की कमी नहीं है, बहुत ओपनिंग, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अच्छी बात यह है, एक और मैं बात बताऊं कि एम्प्लॉयज़ के लिए एक और जो अपॉर्चुनिटी है कि वो कंट्री ग्रो हो रही है। अगर आप स्टार्टअप वाले लोग हो, बिजनेस वाले लोग हो, तो आप वहाँ जाओ, जॉब करो, मार्केट को समझो, और दिस इज वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन दोज कंट्रीज। जैसे आप दुबई में देखोगे बहुत सारे इंडियंस हैं जिन्होंने अपना बिजनेस किया, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब देयर, वंडरफुल, अर्निंग वेरी गुड मनी, वेरी गुड। आप गूगल पे जब सर्च करोगे आपको पता चलेगा। अच्छा, दुबई में आजकल रियल एस्टेट का बहुत बूम है, बहुत बूम है, बहुत बूम। क्योंकि जब से ही विवेक ओबराय ने वहाँ पर फंडिंग करी है, और विवेक ओबराय ने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट का क्रिएट किया है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में भी आ गया है। उसके बाद से देखा ये जा रहा है कि जो जो पैसे वाले लोग हैं या जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है, वो वहाँ पर अपना फ्लैट और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दुबई इज़ ग्रोइंग। वो तो हमेशा से ही रहा है दुबई, ऑफ कोर्स, बट अभी रियल एस्टेट में बहुत आ गया है। सर मैं 2019 में दुबई गया था, हुँ, और उससे पहले मैं 2015 में गया था, हुँ, 13-14 में गया था। तो 13-14-15 में जब मैं दुबई में था, तो जितने मॉल्स थे, इतनी ट्रैफिक होती थी मॉल में, हुँ, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते थे। हुँ, मैं वहाँ पे कुछ दिन रहा था, 3 महीने के आसपास मैं वहाँ पे था, तो मैंने बहुत डीपली चीज़ों को देखा। हुँ, जब मैं 2019 में गया, तो वही मॉल में मोर देन 30-40%, 50% दुकानें बंद पड़ी थी, रेंट के लिए अवेलेबल थी। हुँ, मार्केट इतना डाउन हो गया था 2019 के बाद, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। हुँ, हर एक बिल्डिंग पे फ्लैट रेंटल के बोर्ड लगे थे राइट, 2019 में। हुँ, आज वही दुबई आप 2024 में जाओ, राइट, आपको कोई ऐसी दुकान नहीं मिलेगी, कोई ऐसा रेंट के लिए फ्लैट नहीं मिलेगा जल्दी। अब मिलेगा भी तो रेट कहीं से कहीं पहुंच चुका है। करेक्ट, तो आप, ग्रोथ तो दुबई बहुत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। दुबई ने क्या किया है ना, उन्होंने आप अपने आप को एक लग्जरी का फील दे दिया है। हुँ, अब बिल्कुल, आप जो पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना हुँ, वहाँ पे, हुँ, वो सिर्फ इस माइंड सेटअप से नहीं कर रहे हो मेरे को रिटर्न मिलेगा। राइट, यू फील प्राउड दैट यू हैव योर ओन प्रॉपर्टी इन हाँ, दुबई। राइट, राइट। इन लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। लोग अब कॉमन मैन से निकल के वो थोड़ा-सा लग्ज़री पसंद करने लगे हैं। एग्जैक्टली, उसको दुबई ने कैश किया है। राइट, आप अगर यहाँ से काठमांडू जा रहे हो फ्लाइट में, तो शायद आप फेसबुक पे अपडेट मारोगे, नहीं मारोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन दुबई जा रहे हो 90% आप मारोगे मारोगे। राइट, उसने क्या किया, दुबई ने ये कल एक फील दे दिया, हुँ, एक वो सेट कर दिया कि यार हम लोग जो है ना, हमारे पास जो भी लोग आते हैं, जो लोग यहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं, वो सब लोग प्राइम लोग हैं, हाँ, वो सुप्रीम लोग हैं वो लोग। हुँ, वो एक ऐसा उसने मार्केट में डाल दिया है, राइट, ब्रांडिंग कर दी इस हिसाब से कि जो लोग दुबई से कनेक्टेड है वो पैसे वाले लोग हैं। बिल्कुल, जो दुबई आ रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, प्रॉपर्टी ले रहा है, वो सब अच्छे लोग हैं, बहुत राइट, पैसे वाले लोग हैं। राइट, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा महँगे फ्लैट हमारे गुड़गाँव में है। बिल्कुल 200 करोड़। हाँ, नोएडा में है। हाँ, नोएडा, गुड़गाँव छोड़ दो, बिहार के छोटे से शहर में पटना में जो है ना, हाँ, दुबई से ज़्यादा महँगे फ्लैट्स आपको नज़र आ जाएँगे। है, दुबई में आपके पास 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपया है तो आप फ्लैट खरीद सकते हो। राइट, तो 2 करोड़ रुपया में आप बॉम्बे में अच्छी जगह फ्लैट नहीं खरीद पाओगे। हीलिंग, अगर आपने लोकेशन सही सिलेक्ट किया है, हाँ, तो मुंबई में नहीं खरीद पाओगे 2 करोड़ में फ्लैट। बिल्कुल, तो महँगे हमारे यहाँ ज़्यादा, लेकिन राइट, उसने ब्रांडिंग अपनी ऐसी करी राइट, है कि जिन लोगों ने दुबई को सिलेक्ट कर लिया, हुँ, वो पैसे वाले लोग हैं। वो लग्ज़री वाले लोग हैं, राइट, ठीक है? तो ये उनकी ब्रांडिंग है। वो पूरे कंट्री को उन्होंने
अपने आप को ऐसे पैकेजिंग करी और ब्रांडिंग करी और अब वो सेल कर रहे हैं राइट, और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो अपनी कंट्री को ही बेच रहे हैं। सच्चाई ये है, वो अपनी कंट्री को ही बेच रहे राइट, राइट, राइट। ये वही वाली बात होगी ना, हम किसी प्रोडक्ट को कितना अच्छा पैकेज कर के बेच रहे हैं, हम अब उसकी ब्रांडिंग कितनी अच्छी करेंगे, हैं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो मार्केट मार्केट से कुछ भी बेचा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रांडिंग करके अपने आप को इतने टूल्स आ गए हैं, तो कर सकते हैं। आपको मालूम होगा शायद कि दुबई जो है, उसका ऑयल उनके पास सबसे कम है। हुँ, मिडिल ईस्ट में हुँ, इराक के पास बहुत ऑयल है। हुँ, दुबई की कंपेयर उनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल है। हुँ, और भी कंट्रीज़ हैं जो मिडिल ईस्ट में गरीब, वो मतलब उतने फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, हुँ, उनके पास ऑयल बहुत ज़्यादा है, हुँ, लेकिन उनका नाम नहीं है। वहाँ जा करके वो अपने आप को प्राउड नहीं फ़ील करते। राइट, लेकिन दुबई एक ऐसी जगह है, उसने अपने आप को ऑयल पे डिपेंडेंसी रखी नहीं है। हाँ, तो ये इनफैक्ट जब आप बिज़नेस करने बैठते हो ना, तो आप उनसे सीख सकते हो यार, कि कैसे किया जाए। ये सब 5 साल में क्या, बीच में भी बहुत अच्छा था, फिर अप एंड डाउन उनके साथ लगा रहा। लेकिन ये 5 इयर्स जो उन्होंने यूटिलाइज़ किया है ना, बूम! वो अदर सोर्सेज़ को उन्होंने इनकम का सोर्स बना बिल्कुल बना ली। जिस चीज़ को लोगों ने अवॉइड किया, उसको उन्होंने इनकम का वो अपॉर्च्युनिटी बना अपॉर्च्युनिटी बना ली उसको। बिल्कुल, और आज भी है। आज अब मुझे नहीं लगता, जबकि बीच में कतर जो उनके पास वर्ल्ड कप हो रहा था, तो ऐसा लगा था कतर जो है टेक ओवर कर लेगा दुबई को। हुँ, क्योंकि उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हुँ, फीफा वर्ल्ड कप जब हुँ, हुआ, हुँ, तो हुँ, उससे पहले उन्होंने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। उनके पास ऑलरेडी पैसे बहुत हैं, राइट, बहुत पैसे हैं उनके हुँ, पास, कतर के हुँ, पास। इकोनॉमिकली वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन जो मार्केट दुबई ने अपने लिए क्रिएट कर लिया, हुँ, वो कदर भी नहीं कर पाया। हुँ। एक स्टार्टअप को गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है? गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, है ना? लोन मिलता है ना? आपके सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, आपको पैसे की कमी है, तो लोन मिलता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है। प्लस बहुत सारी सब्सिडीज़ बहुत जगह जगह मिलती हैं, डिफरेंट आप कैटेगरी में आप स्टार्टअप कर रहे हो, है ना? एग्रीकल्चर में कर रहे हो, तो उसकी अलग सब्सिडी है। आईटी में कर रहे हो, उसमें भी कुछ अलग सब्सिडीज़ है ना? तो डिजिटल इंडिया में कुछ अलग सब्सिडीज़ हैं। हुँ, तो है, बिल्कुल है, और आपको उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए, ठीक है? तो है, बिल्कुल गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से करती है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करती। बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की ऐसी होती है जो आम आदमी को पता ही नहीं होता है। राइट, बहुत ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट लॉन्च करती है, हुँ, जो आम आदमी को पता ही नहीं है कि ये मेरी बेनिफिट्स की चीज़ है और हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने करियर में। चाहे वो जॉब के करियर के हिसाब से हो, या फिर हम जब स्टार्टअप कर रहे हैं तब हो। तो अब जो हम अवेयर नहीं है, हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स के डिफरेंट एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें आज के टाइम में ना मीडिया घुमा रहा है सर। हम घूम रहे हैं, सच्चाई यही है। हुँ, या आप मानो ना मानो, हमें ये लोग घुमा रहे हैं। राइट, हमें ये हम वो नहीं देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं। राइट, हम वो देख रहे हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। करेक्ट, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, हाँ, चाहे वो कोई हो। हमें वही दिखाया जा रहा है जो वो चाहते हैं। जो मुझे चाहिए था, जैसे आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन करी कि स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? हुँ, कि मुझे चाहिए था कि मुझे मालूम होना चाहिए था, आपको मालूम होना चाहिए था, या जो स्टार्टअप करने वाला उसको मालूम होना, ये कौन दिखाएगा? हुँ। नहीं, वो सही खबर तो कोई दिखाता ही नहीं है ना। हाँ, ये कौन दिखाएगा? ये कितनी इम्पोर्टेंट खबर मतलब है। इन्फॉर्मेटिव चीज़ भी कोई नहीं दिखाता बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, करके। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जो गलत हो रहा है उसको बहुत हाइलाइट। बहुत हाइलाइट करेगा, बहुत हाइलाइट कर, तो वो उन्होंने डिसाइडेड है हुँ, कि किस चीज़ को दिखा करके उनका जो टीआरपी है वो क्रिएट हो सकता है, और हुँ, उस टीआरपी की वज़ह से हुँ, पीछे जो एजेंडा है, जो हुँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत लोग बोलेंगे ये बीजेपी का समर्थन वाला चैनल है, हुँ, और बहुत लोग बोलेंगे कांग्रेस के समर्थन वाला चैनल है। ये बीजेपी को फ़ेवर करने वाला जर्नलिस्ट है, और ये बीजेपी के खिलाफ वाला जर्नलिस्ट है। अब ये बताओ, दोनों सही नहीं है, हुँ, राइट और रॉन्ग सर? जो बीजेपी के सपोर्ट में काम कर रहा है, हुँ, वो सही नहीं है, बिल्कुल, और जो उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, वो भी सही नहीं है। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगेंस्ट वाले लोग जो बैठे हैं, वो सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि क्या खराब है, क्या कहा? और ढूँढते हैं, निकालते हैं, ठीक है? तो एक आम आदमी जिसको अपने ग्रोथ से रिलेटेड न्यूज़ मिलना चाहिए, हुँ, अपनी प्लानिंग के लिए कुछ समझ में आना चाहिए, वो न्यूज़ उस तक पहुँच ही नहीं रही है। ये दोनों के माध्यम से, हाँ, दोनों के माध्यम से, क्योंकि वो दिखाएगा जो उसके एक पार्टी को सपोर्ट करे, हुँ, और दूसरा वो दिखाएगा जो आपको सपोर्ट ना करे। ना करें।
दोनों हमारे लिए तो दोनों खतरनाक है ना सर। बिल्कुल, हम दोनों जगह तो नफ़रत ही ले रहे हैं, दोनों एक-दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं। बिल्कुल, पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं बिल्कुल। और वो दोनों पक्ष और विपक्ष के अगर जर्नलिस्ट हो हाँ। गए आप, तो आप तो नफ़रत की ही न्यूज़ हमें दोगे। हुँ, या तो पक्ष वाले में दोगे या विपक्ष वाले में दोगे। राइट। लेकिन जो न्यूज़ मुझे चाहिए थी, वो तो आप दे ही नहीं रहे हो। हुँ, जो मुझे चाहिए था, जिसके लिए आपको एक स्टैम्प लगाया था गया था हुँ, प्रेस का और हुँ, जर्नलिज़्म का, वो तो आप कर ही नहीं रहे क्योंकि आप व पक्ष और विपक्ष में हो। और उस उन्होंने क्या किया, पक्ष वालों ने भी देख लिया कि मेरी ये ऑडियंस है, हुँ, विपक्ष वालों ने भी देख लिया मेरी ये ऑडियंस है, तो उनको ऑडियंस पे काम करना है। राइट। गाइज़ आपने भी देखा होगा यूट्यूब के ऊपर अगर कोई ऐसी रील आ जाती है जिसमें कोई अश्लीलता है या फिर कोई ऐसा कंटेंट है जो हमें नहीं देखना है। अच्छा वो रील बहुत चल जाती है। राइट, वो मिलियंस में चली जाती है। मगर आज के समय में अगर मैं कोई किसानी से रिलेटेड या फार्मिंग से रिलेटेड कोई ऐसा कंटेंट दिखाने लग जाऊँगा, शायद वो यूट्यूब उस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा। राइट, ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है यूट्यूब का या कंटेंट क्रिएशन का, गलत चीज़ हमेशा बूम होती है और जो इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ है वो कभी भी बूम नहीं होती है। राइट, सही है, बिल्कुल सही है। जी, उसकी वजह ये है कि भाई उनको ऑडियंस चाहिए, यूट्यूब को ऑडियंस चाहिए। हुँ, यूट्यूब को आपकी ग्रोथ से लेना-देना नहीं है हुँ, कि आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका ग्रोथ हो जाएगा, वो नहीं है। वो अगर आप यूट्यूब पे हुँ, आप अगर अश्लील गाने देख कर के खुश हो, तो वो अश्लील गाने भी दिखा रहा है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं, वो तो अपने बिज़नेस करने बैठे। हम बीइंग ए ऑडियंस, हुँ, हम क्या ले रहे हैं, हुँ, हमें क्या लेना है, इसकी समझ हमारी खत्म हो गई है सर। मुझे क्या देखना है ना, मेरी पर्सनैलिटी के लिए या मेरे करियर के लिए या मेरे समाज के लिए या मेरे अपनों के लिए मुझे क्या देखना है, इसकी अभी एक बहुत असल ये कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, आप ही देख रहे हो लेकिन आप अपने ऑडियंस अपने मम्मी-पापा के साथ नहीं देख पाते हो। हुँ, राइट। उसकी कोई कंट्रोलिंग नहीं है। कंट्रोलिंग नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप क्या देख रहे हो। हुँ, फिर यूट्यूब उसको प्रमोट करने लगेगा। अगर आप चीज़ों को अपने नज़रिए चेंज करने लगोगे, जैसे अब ऐसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, बहुत सरप्राइज़ होता हूँ मैं कि बहुत ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो स्किल के बारे में बात कर रहे हैं हुँ, और उसमें से कुछ वीडियोज़ हैं जो मिलियंस में देखे गए। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियोज़ को दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन हम लोग हुँ, ये चैनल की जो बात कर रहे थे, मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनकी बात कर रहे थे कि वो लोग उनके अंदर थोड़ी ताकत है। ये रखने के कंट्रोल की क्या दिखाना है, क्या नहीं हुँ, दिखाना है। और अगर अच्छी चीज़ को भी मार्केटिंग का पैकेजिंग करके कैसे दिखा सकते हैं कि आम आदमी को थोड़ा मज़ा आने लगे। वो उनके अंदर ताकत है, वो हुँ, स्किल है, हुँ, लेकिन वो यूज़ नहीं करते। यूज़ नहीं करते। यूज़ नहीं करते। जैसे आपने बोला ना कि भई एक गवर्नमेंट ने कोई चीज़ करी है आपके लिए, एक हुँ, आम इंसान के लिए, हमारे यूथ के लिए कोई चीज़ करी है, तो ये यूथ को क्यों नहीं पता है? यूथ को सिर्फ़ यही क्यों पता है जो चीज़ नहीं की गई है? नहीं क्योंकि यूट्यूब के भी बैक ऑफ द माइंड तो मनी मेकिंग चल ही रहा है। तो बिज़नेस में वो बिज़नेस है ना दे आर वो तो। जस्ट इंटू बिज़नेस। हाँ, उनको तो व्यू करना है, उनको उनको उनसे कोई लेना-देना नहीं कि आपने क्या कहा। उनका कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है, लेकिन हुँ, उसके रिस्ट्रिक्शन से बाहर आप जो भी डाल सकते हो डालो, उनको कोई हुँ। फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा हम फिर वापस स्टार्टअप के जी, इस जी, टॉपिक पे जी, आते हैं। जी। नेटवर्क हुँ, वर्सेस हुँ, नेट वर्थ हुँ। में क्या डिफरेंस है? नेटवर्क कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए एक स्टार्टअप के लिए? इनिशियली तो बहुत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नेटवर्क अगर आपका नहीं है ना? और आप बिज़नेस कर रहे हो, आपने नेटवर्क ही नहीं बनाया हुआ है, तो वो डिफ़िकल्टीज़ तो आप फेस करोगे ही और बनाना ही पड़ेगा। जैसे अगर फिर बिज़नेस के नेचर पे भी बहुत डिपेंड करता है ना, जैसे आप फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको आपको बेचना है, तो आपका नेटवर्क कितना इम्पोर्टेंट है ये बताओ आप? क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट तो बिहार में बैठा हुआ एक बंदा भी लेगा और उसका जो लॉजिस्टिक है, हुँ, वो एक आम यूज़र तक कौन-कौन से लेयर को क्रॉस करके पहुँचता है, वो नेटवर्क आपको नहीं मालूम है, ये आपके पास नहीं है, तो आप आम आम ऑडियंस तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो नेटवर्क तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर, है ना? बहुत और नेचर ऑफ बिज़नेस पे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ नेचर ऑफ बिज़नेस पे शायद कम हो, हुँ। लेकिन नेटवर्क तो बहुत इम्पोर्टेंट है और नेटवर्थ तो है ही है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है सर, उसके लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, राइट। हाँ। नहीं नेटवर्क और नेटवर्थ ये भी है ना कि कुछ काम नेटवर्क से ही हो जाते हैं। हुँ, अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, आपके आपके कॉन्टैक्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं, हुँ, है ना? तो उसमें कई बार कम नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट होती है। हुँ।
रेयर होता होगा सर वैसा, है ना? कि कोई काम सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि आपके नेटवर्क हैं। हाँ, हाँ। तो नेटवर्क में मुझे नहीं लगता कि बहुत ईज़ी है। आपके हुँ, पास नेटवर्क है और आपके पास नेटवर्क नहीं है और आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जो नेटवर्क वाले भी लोग काम उसी काम को ज़्यादा काम करते करते हैं। हुँ। हाँ, मैं एथिकल काम की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। मैं अनएथिकल कामों की बात नहीं कर रहा हूँ, है हुँ, ना? एथिकल काम में अगर कोई आप किसी के पास पहुँच गए, जैसे मान लिया मैं आप विवेक ओबराय के पास पहुँच गए या विवेक ओबराय कहीं पहुँच गए, हुँ, तो उनका नेटवर्क था। हुँ, ठीक है? लेकिन नेटवर्क था तो लेकिन उस सामने वाले ने कुछ तो विवेक ओबराय में देखा होगा। आप रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, विवेक ओबराय के बारे में हुँ, कि विवेक ओबराय दुबई में जाकर के अपने आप को सेटल कर लिया। हुँ। आपको मालूम है दुबई से पहले उन्होंने रियल एस्टेट में काम किया हुआ है। नहीं, हाइलाइट अब हुआ है। तो पहले वो विवेक ओबराय ने बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत कम लोग जानते हैं इस हुँ। बात को कि रियल एस्टेट में ऑलरेडी विवेक ओबराय बॉम्बे में काम कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, ओके। और अच्छा काम कर चुके थे वो। अच्छा। हाँ, तो तब फिर वहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए वो, हुँ, ठीक है? विवेक ओबराय डे 1 से एक स्ट्रॉन्ग माइंड का बंदा है। हुँ। बिज़नेस को समझने वाला बंदा है, डे 1 से। अच्छा, आप वो अलग बात है कि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई और उसको मीडिया ने बहुत हाइप किया। राइट, शायद सलमान खान ने खुद उतना हाइप नहीं किया जितना मीडिया ने कर दिया। राइट। तो नफ़रत का जो गैप था ना, हाँ, जो आपस में प्रॉब्लम का गैप जो हाँ। था, वो सलमान खान ने शायद कम किया होगा, राइट, बाकी लोगों ने ज़्यादा क्रिएट कर दिया, राइट, ठीक है? राइट। और उसमें मीडिया ने बहुत मज़ा लिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक टाइम में विवेक ओबराय बहुत डिप्रेशन में थे, हुँ, बहुत प्रॉब्लम्स में थे, है हुँ, ना? फाइनेंशियली प्रॉब्लम में नहीं थे, ऐसा नहीं था उनके पास पैसा नहीं था, है ना? वो ऐसा हैंड टू माउथ तो लोग हैं नहीं। हुँ, और उन्होंने रियल एस्टेट का जो काम मुझे जहाँ तक मालूम है, जो हाँ, मैंने सुना है कि बॉम्बे में जो किया था, बॉम्बे हुँ, के आस-पास के एरिया में, वो अच्छा किया था उन्होंने। हुँ, तो लेकिन वो बिज़नेस माइंडेड थे, हुँ, तो वो जब गए तो उन्होंने उसको किया, उनको एक और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना ओपिनियन है, शायद विवेक ओबराय इस हुँ। बात को एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ, कि ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है, हाँ। ये जो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ जो इंटरनेट पे दिखने लग गए हुँ, और बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होके दिखने लग गए, हुँ, उसने कहीं न कहीं विवेक ओबराय को भी बूस्ट किया है कि यार ये नहीं तो ये तो है मेरे पास। राइट। हो मुझे ऐसा लगता है कि उनको उस एक बूस्टअप जो है ना, इन सारी चीज़ों जो माहौल हमारे देश में क्रिएट हुआ था हुँ, स्टार्टअप्स का, फंडिंग का हुँ, और सक्सेस स्टोरीज़ का, है ना? हुँ, कि बहुत सारे लोग आए, सक्सेस किया और लोगों ने उनकी स्टोरी देखी, पढ़ी, समझी। हुँ, तो ये चीज़ें भी उनको क्योंकि उनके लिए ऐसा नहीं था कि मेरा फ़िल्म नहीं चला तो मेरे लिए कुछ नहीं है। हुँ, लेकिन एक ज़हन है, इंसान है। आज हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं अगर इस पे व्यू नहीं आएँगे मान लो, हुँ, तो कहीं न कहीं तो हम डिस्टर्ब होंगे। हुँ, लेकिन वो डिस्टर्ब कितने ड्यूरेशन के लिए होंगे, ये मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस जो मैंने प्रैक्टिस किया है लाइफ़ में, वो हुँ, बताएगा। राइट। अगर हमने लाइफ़ में कुछ किया ही नहीं है, अ, तो ये शायद बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा, अरे यार कुछ नहीं हो पाया। लेकिन मैंने उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में इतने देख लिए, हाँ, तो मैं फिर भी डिस्टर्ब होऊँगा, लेकिन राइट, वो ड्यूरेशन कम हो जाएगा। राइट। तो विवेक ओबराय के साथ यही हुआ है, हुँ, ठीक है? तो विवेक ओबराय को मैं सैल्यूट करता हूँ, आई हुँ, एम इन टच विथ हिम। हुँ, मैं सैल्यूट करता हूँ और मुझे लगता है कि विवेक ओबराय से बाकी बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए। हुँ, क्योंकि आपका जो इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में आप इतने बहुत अच्छा काम किया था उसने, हुँ, लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया था, हुँ, एक्सेप्ट किया था, कहीं उसके काम को लेकर के बुराई नहीं हुई, यार ये अच्छा एक्टर नहीं है। हुँ, आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जो बोलेगा विवेक ओबराय अच्छा एक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट वॉश आउट हो गए थे। हुँ, फिर अपने आप को एस्टेब्लिश करना, फिर वापस न्यूज़ में आ जाना। हुँ, आज वही बंदा वापस न्यूज़ में बन गया, फ़िल्मी रीज़न से नहीं बना। राइट। देयर इज़ नॉट फ़िल्मी रीज़न। या तो है, लोगों को सीखना चाहिए, मैं भी सीखता हूँ उनसे। राइट। जी। जैसे हमारे शो का नाम है विक्ट्री सक्सेस टॉक, तो हमारे इस चैनल में रिचुअल है कि हम सक्सेस का मीनिंग खोजते हैं कि सक्सेस का असल मीनिंग क्या है, और हर व्यक्ति का सक्सेस का मीनिंग कुछ डिफरेंट होता है। तो आपके हिसाब से आपका सक्सेस का मीनिंग क्या है सर? ठीक है, सक्सेस का मीनिंग अ, ऑफ़ कोर्स ये आपके माइंड सेटअप पे है ना? आप किस माइ अभी एक इंसान है जो कि आपने बोला कि उसके लिए सक्सेस शायद ये होगा कि वो एक पॉलिटिकल आदमी के आस-पास में खड़ा हुआ है। हुँ, वो उसके लिए सक्सेस है राइट। कि मैं फलाने नेता को जानता हूँ, वो मेरे बहुत करीब है। हुँ, और दूसरा बंदा है जो वर्कर है, वो क्या बोलते हैं उसको? वर्कर जो एम्प्लॉयी। नहीं, नहीं अपने पॉलिटिकल पार्टी में जो होते हैं,
अच्छा, छोटे नेता। छोटे नेता हाँ। हाँ, उनका एजेंडा रहता है वो एमपी बनने का। हुँ, तो उसके लिए सक्सेस का नज़रिया ये होगा कि जब मैं उस चेयर पे बैठूँगा, तब मैं अपने आप को सक्सेस मानूँगा। राइट, और एक बंदा है, जिसका सक्सेस ये है कि मैं उसके आस-पास रहूँ, राइट। ठीक है? तो आपके सक्सेस का नज़रिया वो सक्सेस क्या है, ये आपकी सोच पे, आप कितनी छोटी सोच रखते हो, कितनी बड़ी सोच रखते हो, कितनी एथिकल सोच रखते हो, हुँ, कितनी अनएथिकल सोच रखते हो, कितनी स्पिरिचुअल रखते हो। अब जो स्पिरिचुअल इंसान है, उसके लिए मनी का सक्सेस कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं नहीं है। नहीं है ना? हाँ, और आप अगर फैमिली वाले हो, आप फैमिली को लेके जाने वाले हो, तो आपके लिए फैमिली इकट्ठा सक्सेस है, हुँ, अलग होना सक्सेस नहीं है नहीं। ना? तो अब सारी ज़िंदगी आई नो द पीपल मेरे फैमिली में लोग हैं जिनका पूरा एजेंडा यही है कि मेरी फैमिली बिखरे ना। हुँ, जबकि फैमिली के सारे लोग चाहते हैं कि अब चलो अलग-अलग हो जाते हैं। राइट। उनका कहना है नहीं सब तो हर इंसान का आप किस थॉट प्रोसेस से भरे हुए हो हुँ, और किस चीज़ की ग्रीडी हो। हुँ, इम्पोर्टेंट ये है कि किस थॉट से प्रोसेस हुआ, आप ग्रीडी भूख किस चीज़ की है? भूख आपकी सिर्फ़ इस चीज़ की है कि मेरे पास पैसा हो? भूख इस चीज़ की है कि मैं भगवान से, अल्लाह से ज़्यादा कनेक्टेड हो जाऊँ। भूख इस चीज़ की है कि मेरी फैमिली के सारे लोग, समाज के सारे लोग खुश हो जाएँ। हाँ, तो उसके हिसाब से आपका सक्सेस है और हर एक सक्सेस का अलग हाँ, एथिकल सक्सेस की बात करो। हुँ, अनएथिकल सक्सेस तो ख़ैर उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। उस सक्सेस का तो कोई मतलब ही नहीं जो आप अनएथिकली कुछ हाँ, कर वो शॉर्ट टर्म है ना। वो शर्ट तो मैं उसका कोई मतलब नहीं है। हुँ, वो तो ख़ैर वो शैतान वाले ग्रुप में आता है। हुँ, तो इंसान वाले जो ग्रुप में सक्सेस है, उस हर सक्सेस का रिस्पेक्ट होना चाहिए अगर वो इंसान अचीव कर रहा है। अगर एक इंसान, एक फैमिली का हुँ, बड़ा इंसान, उसने अपनी पूरी फैमिली को सारे लोग चाहते हैं, सारी बहुएँ चाहती हैं कि अलग हो जाएँ, लेकिन उसने समेट के रखा हो, सक्सेसफुल इंसान है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सक्सेस डिपेंड करता है आपने क्या ड्रीम देखा है, आपने क्या सोचा है, आपने क्या आपकी ग्रीड क्या है। उस हिसाब से अगर उसको अचीव कर रहे हो, यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। राइट, राइट। पैसा ही सक्सेसफुल ऐसा ना अगर मेरे लिए पैसा ही सब इम्पोर्टेंट है, एथिकल पैसे की बात कर रहा हूँ अगेन और वाक़ई मैंने एथिकली अर्न किया तो मैं सक्सेसफुल हूँ। ये अलग बात है कि पैसे वाले सक्सेसफुल लोगों को लोग ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं कंपेयर टू बाकी चीज़ें लाइमलाइट में नहीं आती है। हुँ। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। हम जल्द ही मिलेंगे एक और पॉडकास्ट के साथ। इस फुल पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इस पूरे एपिसोड को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय-बाय। थैंक यू सर।